कि मेरी बेटी तो अब चली गई, अब ये लड़ाई अब आपको लड़ना होगा अपनी बेटी को बचाने के लिए। स्थितियाँ यहाँ तक पहुँच गई है। मेरी बेटी तो चल गई, अब अपना बेटी के बचाने के लिए करिए सर। हम रो रहे हैं आपको बेटी के चलते। स्थितियाँ यहाँ तक पहुँच गई है और आज फिर एक और मामला आया। यह घटना भी 6 तारीख की ही है। 6 तारीख को ही जहानाबाद की जो लड़की थी, जो नीट की छात्रा थी, वो बेहोशी की हालत में मिली थी और अब जो मामला सामने आया है उसमें 6 तारीख को एक नीट की छात्रा की ही दूसरे हॉस्टल में, पहली घटना शंभू हॉस्टल की थी, यह दूसरे हॉस्टल में परफेक्ट गर्ल्स पीजी हॉस्टल में उसकी लाश मिलती है और फिर दिल दहला देने वाली वो सारी चीजें सामने आ। मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, जो नीट की छात्रा जहानाबाद की थी उसके विषय में आप तमाम चीजें जान रहे हैं कि 5 तारीख को वह घर से लौटी थी, 1 जनवरी मना के, न्यू ईयर मना के 5 तारीख को लौटी थी और 6 तारीख को संदिग्ध अवस्था में मिली थी हॉस्टल के कमरे में। हॉस्टल संचालक द्वारा कमरे को तोड़ा जाता है, उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है, लेकिन अभी ये घटना, पूरी घटना बताएंगे फिर, अभी ये चल ही रहा था कि एक दूसरी घटना आ गई और यह घटना है परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल सीपी ठाकुर मार्ग का। सीपी ठाकुर रोड में ये हॉस्टल है, वहाँ पे एक लड़की रहती थी। यह भी लड़की नीट की तैयारी ही कर रही थी और औरंगाबाद के गोह की रहने वाली थी। यह लड़की 4 तारीख को अपने गांव से लौटती है। गांव से जब पटना आती है तो बज़ाब्ते उसके पिताजी, उसकी माँ, उसकी छोटी बहन, सारे लोग पटना आते हैं, इसको हॉस्टल में छोड़ते हैं, फिर वापस जाते हैं। 5 तारीख को माँ से बातें होती हैं। 6 तारीख को सवेरे 9:30 बजे भी माँ से बात होती है टेलीफोन पर उस लड़की की। वो बताती है कि अभी मुँह धो रहे थे, अंडा लाए हैं, आज ऑमलेट खाएंगे। बहुत हर्षित मूड में, मतलब प्रसन्न मुद्रा में वो बातें होती है और उसके बाद 11-12 के बीच में कुछ घटनाएं होती हैं और उसके बाद 1 बजे माता पिता को सूचना मिलती है कि उनकी बेटी मर गई। उसका शव पंखे से लटका मिलता है, लेकिन इसको लेकर जो माता पिता का कहना है कि उस हॉस्टल में गार्जियन जो माने किसी लड़की के फादर को भी ऊपर नहीं जाने दिया जाता था, वहाँ 2 लड़के घुस जाते हैं और वही दोनों लड़के इस तरह का कुछ कृत्य करते हैं। रस्सी से उसके गर्दन को मार दिया जाता है दबा के और उसके बाद पंखे से उसके बॉडी को लटका दिया जाता है, जैसा माँ बाप का आरोप है। सूचना के बाद ये लोग भागे दौड़े वहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद में स्थितियाँ जो है सो सामने हैं। पुलिस आती है, पुलिस जांच कर रही है, क्या कर रही है, नहीं कर रही है, अभी कुछ भी सामने नहीं आया है। लेकिन यह दूसरी घटना एक ही दिन नीट की 2 छात्राओं के साथ यह घटना घटती है। खेज खुलासे किए हैं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। हॉस्टल में हुआ ना कि 9:30 बजे मैं अपनी बच्ची से बात की थी, बहुत अच्छी तरह से बात विचार हुआ। फिर उसके बाद 11 बजे ऐसा कांड हुआ। 11 बजे से हम लोग क्या कहते नहीं से मेरे मैया को रस्सी से गला टीप कर और पंखा के डायना में लटका दिया गया। अब उसमें कह दिया गया है ना कि लड़की अपने आप आत्महत्या कर ली है, लेकिन मेरी मैया ऐसा काम अपने आप से नहीं किए। बहुत हंस के बहुत अच्छा से बात विचार हमसे की। उसके बाद 9:30 बजे वो मैया मेरे बात उठ करके ब्रश करने गई। ब्रश करके वो अंडा वहाँ पर रखी हुई थी खाने के लिए कि ब्रश करके हम अंडा खाएंगे, मम्मी जा रहे आज अंडा का ऑमलेट बना के तुम्हें खाऊंगी। और 11:30 बजे ये बात हुआ। 6 तारीख की बात है। 4 तारीख को मैं मैया को हॉस्टल छोड़ने गई थी। खुद गए थे हम लोग, पूरा इसके पापा गए थे, हम गए थे, मेरी एक छोटी वाली लड़की भी गई थी। सब संडे के दिन उसी दिन हॉस्टल में 3-4 बजे में उसको छोड़ के फिर आई। मेरे को तो लगता है ना सर ये हॉस्टल वाला सब मिल कर ऐसा किया गया है। बताइए, जिस हॉस्टल में लड़की का
फादर को जाने से अलाउ नहीं है, तो उस घर में उस हॉस्टल में 2 लड़का को कैसे अलाउ दे दीजिएगा अंदर जाने के लिए? हॉस्टल का वही है, मैंने जिसका हॉस्टल है ना, वही अंदर में 2 लड़का को अंदर घुसाया गया, रूम में ले जाया गया, रूम में ले जाकर और वीडियो से बनाया है कि लड़की को कहा कि कलही से मार उड़ को उसको फांसी में लटका दिया गया बेडशीट से अथी कर उड़ के, और बाद में कह दिया गया कि अपने आप वो इसे कर ली है, लेकिन वो अपने आप नहीं की है, वो रस्सी से गला दबा दिया गया है। जी सर, मर्डर हुआ है सर, मेरी बच्ची वैसी नहीं है कि अपने आप उसका हाथ पूरा छिला हुआ है, हाथ में पूरा निशान है, ओठ के नीचे पूरा निशान है, आँख पर निशान पूरा दिया गया है, और वो अपना बचाव के लिए बहुत कोशिश की है। वो इस लड़की का जब शव मिलता है तो बजाबते हॉस्टल के संचालक उसे उतारते हैं, नीचे लाते हैं। उसके बाद पुलिस को सूचना होती है, पुलिस पहुंचती है, जांच चालू है। और ये जो पहली घटना है यह शंभू हॉस्टल की। शंभू हॉस्टल में जहानाबाद की ये लड़की, 17 साल की लड़की, यह नीट की तैयारी कर रही थी। 6 तारीख को संदिग्ध स्थिति में अपने कमरे में वो पाई जाती है। हॉस्टल संचालक द्वारा जो बताया जाता है कि कमरा तोड़कर उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। घटना 6 तारीख की है। 11 तारीख तक 3 विभिन्न अस्पतालों में उसका इलाज चलता है और 11 तारीख को उसकी मौत हो जाती है। इस बीच पुलिस द्वारा यह बताया जाता है कि इस लड़की ने तो मौत को खुद अपने गले लगाया है। वह नशे की दवा खाई थी, जैसा बताते हैं, चूंकि जो मोबाइल का उसका सर्च हिस्ट्री है उसमें भी नींद की दवाइयों की बात बताई जाती है कि नींद की दवाइयों के विषय में वो सर्च कर रही थी। पुलिस के चाहे एसएचओ हो या एएसपी हो या एसएसपी हो, सारे लोगों का जब बयान आता है, पहला बयान तो ये आता है कि उनके साथ किसी तरह का सेक्सुअल एब्यूज नहीं हुआ है, मतलब सेक्सुअल एब्यूज से इनकार करती है पुलिस। लेकिन उसकी मौत हो जाती है। और इस विषय पर जो माता पिता हैं उनका कहना कुछ और है। उनका ये कहना है कि एक तो जब लड़की प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में है, होश में आती है, तो उसकी माँ को उससे मिलने नहीं दिया जाता है, जबकि माता का ये कहना है कि वो पूछना चाह रही थी और पूछी कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ, तो उसने हाँ में इशारा किया। हाँ मतलब उसका जवाब यही था कि उसके साथ कुछ हुआ है, लेकिन तब तक डॉक्टर उसे, उसकी माँ को वहाँ से हटा देते हैं और उसके बाद फिर वो जब बेहोश होती है तो होश में नहीं आती। बाद में उसे वेदांता हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, जहाँ उसकी मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ सीधा जो माता पिता हैं उनका आरोप है कि पुलिस ने, अस्पताल ने और हॉस्टल संचालक ने, हॉस्टल के मालिक ने, सारे लोगों ने मिली भगत करके इस मामले को रफू चक्कर करने का, इस मामले को सलटाने की कोशिश की है। और उसका कारण भी है। उसका कारण यह है कि उस समय तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ था उस बच्ची का। तो जब पोस्टमार्टम नहीं हुआ था तो पुलिस को ऐसी कौन सी हड़बड़ी थी, कौन सा ऐसा मामला था कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ही पुलिस ने साफ इनकार कर दिया कि उसके साथ कोई व्यभिचार नहीं हुआ है, कोई अत्याचार नहीं हुआ है। सीधे इनकार कर दिया पुलिस ने। और इसको लेकर जब माता पिता ने इसका विरोध किया तो आप जानते हैं कि जांच को लेकर उंगलियां शुरू से ही पुलिस पर उठाई जाती रही और उसके बाद में गार्जियन द्वारा बाज़ाब्ता लाश को लेकर, शव को लेकर हंगामा किया गया, लाठीचार्ज भी हुई। जिसकी बेटी मरी, जिसके घर का चिराग समाप्त हो गया, उसी पर पुलिस ने लाठियां भी चलाई। उन लोगों पर एफआईआर भी हुआ और मामला तो तब पलट गया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया कि किसी भी तरह के सेक्सुअल एब्यूज से इनकार नहीं किया जा सकता है। मतलब यह बात मानी गई कि उसके साथ कुछ न कुछ हुआ होगा।
चेहरे पर खरोच, सीने पर और गले के नीचे खरोच, चोट के कई निशान और इन सारे चीज़ों का बाज़ाब्ता खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किया गया। इतना ही नहीं, यह भी बताया गया कि उस लड़की के साथ 1.5-2 घंटे तक दरिंदगी की गई है। इस बीच में सख्त किसी सतह पर या ज़मीन पर हो या जहाँ भी हो, उसके माने उसको जो उसके साथ खींचतान हुआ, जिसमें उसका पीठ रगड़ा गया था और उसके चलते उस पे पीठ पे नीले-नीले निशान आ गए हैं। जो इन सारे चीज़ों को चीख-चीख कर बता रहा है कि उस लड़की के साथ व्यभिचार तो हुआ है। लेकिन बावजूद चूँकि पुलिस ने पहले गलत बयानी कर दी थी और वह गलत बयानी क्यों की गई थी, यह तो जाँच का विषय है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी एक तरह से फिर दोबारा जाँच करने के लिए एम्स में भेज दिया गया। अब ज़रा सोचने वाली बात है कि जो डॉक्टर, जो प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, उनके ट्रीटमेंट पर, उनके कहने पर पुलिस इतना बड़ा बयान दे दी, जिसमें सीधे सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं होने की बात बताई जा रही थी। और लेकिन जब पीएमसीएच में पोस्टमार्टम होता है, तो फिर उस पोस्टमार्टम को दोबारा चेक करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? और उसको एम्स पटना भेज दिया जाता है। अब ज़रा सोचिए कि वो लड़की पिछली दफ़ा भी नीट कम्पीट की थी और बीडीएस में, मतलब दंत चिकित्सक के रूप में उसका एडमिशन हो सकता था। लेकिन लड़की का यह कहना था कि मैं एम्स में डॉक्टर बनना चाहती हूँ और इसलिए फिर दोबारा वो नीट का परीक्षा देने के लिए तैयारी कर रही थी। अब इसे विडंबना ही कहेंगे कि जिस एम्स में वह लड़की डॉक्टर बनना चाहती थी, उसी एम्स में अब उसके पोस्टमार्टम को देखा जा रहा है। मामला इतना ही नहीं रुकता है। बाद में स्थितियां बदलती हैं तब, जब ये पता चलता है कि प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल जाने के पूर्व भी एक चिकित्सक के यहाँ पहले उसे भेजा गया था। चिकित्सक द्वारा पुनः उसे रेफर किया गया, या यूँ कहें कि उसे भेज दिया गया प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में। और अब जब ये मामला बहुत तेज बढ़ा है, तो जब पूरे बिहार में ये फैल गया मामला, जब लोग आक्रोशित होकर सड़क पर उतरने लगे, तब गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि एक एसआईटी का गठन किया जाएगा। एसआईटी का गठन हुआ और अब एसआईटी इसकी जांच कर रही है। एसआईटी के जांच में भी तरह-तरह के खुलासे हो रहे हैं। हालांकि जांच प्रभावित नहीं हो, इसलिए पुलिस अभी खुलकर कुछ कह नहीं रही है। लेकिन एक मामला सामने बताया जा रहा है कि जो पहली बार जिस डॉक्टर के पास लेकर ये लोग गए थे, उस डॉक्टर के व्हाट्सएप चैट से यह पता चला है कि उसने प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल को यह हिदायत दी थी कि इसका इलाज कीजिए, लेकिन इसकी सूचना पुलिस को नहीं देनी है। तो आखिर क्या कारण था कि पुलिस से इस बात को छिपाने की जरूरत पड़ रही थी? दूसरी बात कि जब यह लड़की वहाँ पे, इस लड़की का इलाज हो रहा था, वो होश में आई थी, तो माँ को क्यों नहीं मिलने दिया गया? लेकिन लड़की की माँ लगातार इस बात का, उसके गार्जियन लगातार इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि इसमें हॉस्टल, मतलब हॉस्टल के संचालक, हॉस्टल के मालिक, अस्पताल, सारे लोगों की मिलीभगत है। और मिलीभगत को इस तरह भी आप देख सकते हैं, जो कहीं न कहीं उस ओर इशारा करता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि 1.5 से 2 घंटे तक दरिंदगी की गई, जबरदस्ती हुई। गर्दन और कंधे के पास नाखून के घाव मिले, छाती और कंधे के निचले हिस्से पर खरोंच पाई गई और किसी कठोर सतह पर पीठ के रगड़ के चलते नीले निशान मिले। प्राइवेट पार्ट्स पर भी ताजे चोट मिले और ब्लीडिंग के भी मामले सामने आए हैं। और
स्पष्ट कहा गया है कि फोर्सफुल पेनिट्रेशन किया गया है। मतलब अब इसके बाद बचता क्या है? और ये सारी चीज़ें क्या इसके पूर्व जब 2-2 3-3 जगह पे उस लड़की का इलाज हुआ, तो उन लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं दिखी? निश्चित रूप से दिखी होंगी और यही इस बात की ओर इशारा करता है कि इसमें मिलीभगत थी। और लेकिन ये जो आरोप है, वो इसलिए कि जब लड़की की माँ हॉस्पिटल में होती है, तो जो संचालिका है, नीलम अग्रवाल, जो श्रवण अग्रवाल की पत्नी और अंशु अग्रवाल के माँ हैं, वो पहुँचती है और कहती है कि आपकी बेटी को तो हम बचा नहीं सके, लेकिन जितना पैसा की ज़रूरत होगी हम देंगे। ये उसकी माँ का कहना है। तो अगर कुछ है नहीं, तो फिर इतना पैसा देने की बात क्यों आई? और ये हम नहीं कह रहे हैं, उनकी माँ कह रही है, ज़रा सुनिए। बोले थे कि कुछ नहीं तुमको पूछना है। हम पूछ दिए कि बेटा तुमको साथ कुछ हुआ है? बेटी सर हिला के हाँ फट के रोई। सर आप बताइए कि ठीक है माता राम, आप निकलिए, आप पूछ लिए। निकल गए और थोड़े देरी में सर अथी आया, हॉस्टल वाली मैडम आई, नीलम अग्रवाल। हम सोए हुए थे तो माथा सुरसुरा के से बेटा, लिखिए हाँ चाची, हम तो आपको बेटी के नहीं बचा सके, बाकी जितना पैसा ले सकती हो उतना देंगे। कल की हमारे बेटी तो होश आ गया, तेरा पैसा अपने कायला दे तो का बात है। मेरे भौजाई भी बोल ला, भाई भी बोल, ये तो अकबका गेला। कल के सुना न चाची, तेरा पैसा न चाहिए, तोर बेटी चाहिए, तोर नतनी चाहिए, तोर पोती चाहिए, पूरा दे दे। मारबो ना, बाकी जितना पैसा लेबा उतना पैसा दे। पैसा के भूखल ना हमारे बेटिया कहते थे ना बचा, का बात है। उतने पुलिस मुझे ले जाकर ओकरा 2 छड़ी मारबो कैला, लेहू के गेला, कहला कि ये थाना में भी गई है पैसा देने के लिए, नहीं लिए। अब ये हॉस्पिटल में आके अति के वजह से सर अब उलट गया, मामला उलट गया। डॉक्टर साहब भी बदल गए हैं कि तुमको बेटी नींद के दवा खाई है, और जे सब कोई बोल रहा है वही सर भी बोल रहे हैं। आओ जो मैडम हुई लेडीज थी, आई बोली कि ओहू मातेराम कह के बोली है, अथी करके ना, माताराम तुमको साथ हैं, हम ही किसी का बेटी हैं, आपको साथ देंगे, भरोसा रखिए। ठीक है बेटा। और का परिणाम मिला सर? मेरी बेटी चल गई। आप भी देखने आए होंगे कि गायत्री की मम्मी कैसी लगती है, कैसे बोलती है। तो हम गंवार हैं सर, देहात के रहने वाले हैं। तो आप हत्या करा रही थी, अब सब नया मोड़ आ गया, इसको कैसे देखते हैं? अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं सर। मेरी बेटी का अथी नहीं मिलेगा जब तक हम किसी का अथी नहीं कहेंगे। मेरी बेटी तो चल गई, आप अपना बेटी के बचाने के लिए करिए सर। हम रो रहे हैं आपको बेटी के चलते। डॉक्टर की क्या भूमिका है? क्या रहा, मार दिया। पुलिस के का रहा, पैसा पर की ना गया। माँ के बेटी होगी, बहन के बेटी। अब क्या चाहते हैं? क्या हम फांसी चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते। ऐसा माँ, ऐसा बाप, ऐसा भाई रहना धरती पर भारी बोझ है, यही चाहते हैं। सरकार से भी विनती है, एक बहन एक माँ के अथी करता है, तो जब बेटी चाहती है तो कोई माँ के लाल का ऐसा धरती पर रहना पाप है। हम भी हैं, माँ हैं, स्तन का दूध पिलाए हैं, बाकी बेच नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चुनौती जो लड़की की माँ ने दिया है, वो ये स्पष्ट कहती है कि हमारी बेटी तो चली गई, मेरी बेटी तो चली गई, अब आप अपनी बेटी को बचाइए। मतलब स्थिति राजधानी पटना की ये हो गई है कि वहाँ पे हॉस्टल में जो कुकुरमुत्ते जैसा हॉस्टल खुल गया है,
लड़कियों के लिए, कोई गाइडलाइन नहीं, किसी भी तरह की कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं और वहाँ पे बच्चियाँ जाती तो हैं पढ़ने, लेकिन उनके साथ क्या होता है, यह कहना मुश्किल है और आने वाले समय में हर वो गार्जियन उसका कलेजा काँपेगा जब वो बेटी को अपने पढ़ाने के लिए बाहर भेजने की बात सोचेगा और ख़ासकर जो पटना की स्थिति बन रही है उसमें। लेकिन अब एसआईटी की जाँच हो रही है और एसआईटी के जाँच से लोगों को एक आशा है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा और एसआईटी जाँच के क्रम में हॉस्टल भी गई है, रूम में भी देखिए एफएसएल की भी बात हो रही है कि देखिए वैज्ञानिक समय है और इस समय हर वो चीज़ निकाला जा सकता है जो दिखाई नहीं देती है। लेकिन जो पूर्व में एसएचओ हैं, उन्होंने कोई जाँच नहीं की, इवन इसी से अंदाज़ कीजिए कि उस रूम का निरीक्षण तक पुलिस द्वारा नहीं किया गया और अपने ऊपर के पदाधिकारियों को जो सूचनाएँ दी गई, उस आधार पर एसएसपी तक ने बिना तहकीकात किए हुए इस तरह का जवाब दे दिया था और उसी के चलते आज पूरी पटना पुलिस, बिहार पुलिस संदेह के घेरे में है। हालाँकि डीजीपी विनय कुमार हैं, सख्त मिजाज के लोग हैं और उन्होंने स्पष्ट किया है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। पप्पू यादव ने भी स्पष्ट कहा है इस मामले में कि जो संचालक है, हॉस्टल संचालक है, अस्पताल है और पुलिस है, सबकी मिली-भगत है। लेकिन दावा है सम्राट चौधरी का कि किसी को बख्शा नहीं दिया जाएगा। इस पर सरकार की तरफ से विजय सिन्हा ने भी यही बातें दोहराई है। अब देखने वाली बात है क्या होता है, लेकिन यह तो स्पष्ट है कि पटना अब बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है और खासकर ऐसे हॉस्टल। सरकार को चाहिए ऐसे सभी हॉस्टल को बंद करें, एक नियमावली बने और उस नियमावली के तहत सरकार के देख-रेख में इन हॉस्टलों को चलाने की अनुमति दी जाए। तो आपका इस पर क्या राय है ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटि आभार।